अगली कविता करने जा रहे हैं आरी बरखा। सबसे पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसके सरल अर्थ समझेंगे कि किस प्रकार कविता का अर्थ बनता है। तो कविता का नाम क्या है? आरी बरखा। चित्र में आप देख रहे हो ना कि दोनों हाथ फैलाकर बरखा को आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसारी बरखा। पेड़ सब ठूठ भये, पंछी चहकना भूल गए, कुम्हला गए हैं पुष्प सारे, बिखरा दो तुम बादल कारे। सौंदर्य रहित इस प्रकृति का श्रृंगार बनके तू आ। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल तू बरसा बरखा। जहाँ कभी बहती थी नदियाँ सूखे पत्थर दिख रहे, सिंधु दुर्लभ हो चला वियोग तेरा अब कैसे सहे। अपने प्रिय के जीवन है तू गीत मिलन के तू गा। आरी बरखा। कश्तियाँ सब बच्चों की तैरने को हैं खड़ी हुई, उधर किसानों की भी आंखें बस तुझ पर हैं गड़ी हुई। खाली पड़ी कोठरियों में अन्न के दाने तू भर जा। आरी बरखा इस तपती धरा पर अपना शीतल जल बरसा। आरी बरखा। तो बच्चों समझ आया कविता को हमने कैसे गुनगुनाया? आप भी ऐसे ही कविता को गुनगुनाना। अब इसके सरल अर्थ करेंगे, आसान शब्दों में इसकी व्याख्या। तो इस कविता में जो कवि डॉक्टर राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि धरती है जो तप रही है गर्मी के कारण। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे आजकल है। जून जुलाई के माह में बहुत गर्मी होती है, तो तपती धरा होती है धरती। पूरी धरती तप रही है, गर्मी से झुलस गए हैं पेड़, ठूंठ बन गए हैं क्योंकि उनके पत्ते उतर चुके हैं, सारे झड़ गए हैं सूख कर। गर्मी के कारण पंछी भी चहकना भूल गए क्योंकि पंछी भी पेड़ों के डालियों पर ही चहकते हैं। अब डालियां ही नहीं रही तो कैसे चहकेंगे। पुष्प अर्थात फूल सारे कुम्हला गए हैं, मुरझा गए हैं सारे के सारे फूल भी। तो वो क्या कह रहे हैं? हे बारिश, हे वर्षा, तुम जल्दी से काले काले बादलों को लेकर आ जाओ और सारे आसमान में बादल बिखेर दो। इस प्रकृति हमारी जो कुदरत है ये सौंदर्य रहित बनी हुई है, अब तेरे आने से इसका श्रृंगार हो जाएगा। बच्चों, जिस प्रकार हम गहने पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर श्रृंगार करते हैं ना अपना, तो इसी प्रकार धरती का श्रृंगार होता है जब चारों तरफ हरियाली हो, हरे हरे पौधे हों, रंग बिरंगे फूल खिले हों। तो ये सब कब होता है? जब वर्षा होती है। अब मॉनसून आ रहा है ना, तो वर्षा भी आएगी। तो इसीलिए एक बारिश को, वर्षा को निवेदन किया जा रहा है कि तुम आओ और अपना शीतल शीतल ठंडा जल धरती पर बरसाओ ताकि इसकी गर्मी दूर हो सके। आगे कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ अर्थात हमारे इस देश में कितनी नदियाँ बहती थी। बच्चों, पहले 7 नदियाँ बहती थी, इसलिए हमारे देश को सप्त सिंधु कहा जाता था। फिर 5 नदियाँ बहने लगी तो पंजाब का नाम दे दिया गया। तो अब गर्मी के मौसम में इन नदियों में भी पानी सूख चुका है, नीचे के सूखे हुए पत्थर दिख रहे हैं नदियों के। सिंधु का अर्थ है बड़ा समुद्र, सागर, उसका बहना भी दुर्लभ हो गया है क्योंकि अलग अलग नदियाँ सिंधु से मिलती हैं। वो नदियों और समुद्र आपस में वियोग नहीं सह पा रहे। जैसे बच्चे माता पिता के बिना दूर नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार नदियाँ भी समुद्र के जल में मिलती हैं और अपने परिवार का एक संबंध स्थापित करती हैं। गीत मिलन के तू गा, हे वर्षा तू आ, नदियों में पानी भर जाए और मिलन के गीत गा। आरी बरखा अपनी इस धरा पर शीतल जल बरसा। आगे, कश्तियां सब बच्चों की तैरने को हैं खड़ी हुई। सारे बच्चे, आप भी छोटे बच्चों ना, कागज की कश्तियां बना बना कर बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा होता है गलियों में तैराते हो। तो बच्चे कश्तियां लेकर हाथ में तैयार हैं। उधर किसानों की आंखें आकाश की तरफ अड़ी हुई हैं, गड़ी हुई हैं। लगातार किसान, बुजुर्ग किसान हैं जो फसल करते हैं, खेती हर है, देख रहा है कब बारिश हो और उसकी फसल हरी भरी हो। और खाली पड़ी कोठरियाँ, जो घर में हमने कोठरियाँ बनाई हैं, गोदाम है ना,
उनमें अन्न के दाने भर जाएं। अन्न के दाने कब भरेंगे? जब फसल हरी भरी उठेगी, फिर उसमें अनाज पैदा होगा। तो इस प्रकार बड़े बूढ़े नौजवान सभी वर्षा के आने की उम्मीद कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता का आपको प्रसंग सहित व्याख्या सरलार्थ भी करना होगा। तो प्रसंग किस प्रकार से लिखना है समझिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें कक्षा 7 में डॉक्टर राकेश कुमार जी द्वारा लिखी गई कविता आरी बरखा से लिया गया है। इस कविता में गर्मी के मौसम में बारिश की मांग के लिए प्रार्थना की गई है। बच्चों, इसमें मैंने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में की शब्द की मात्रा बड़ी की मात्रा लगेगी, गलत लग गई है, आप इसको ध्यान से लिखिएगा। तो अब जैसे हमारा पहला पद्यांश है तो मैं इसकी आपको सरलार्थ समझा रही हूँ, बाकी मैंने आपको समझाया है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो प्रथम पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं? वर्षा का आवाहन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं वर्षा की कि हे वर्षा तू आ, आरी बरखा आ, तू आजा, सूर्य की इस गर्मी से तपती हुई इस धरती पर अपना ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, क्योंकि बिना वर्षा के सभी पेड़ पत्ते फल बिना ठूंठ हो गए हैं। पक्षी जो मीठी आवाज़ ची ची की करते थे वो भी चहचहाना भूल गए हैं। बिना वर्षा के सारे फूल मुरझा गए हैं, सूनी पड़ गई है पृथ्वी प्रकृति। इसलिए हे वर्षा रानी, तुम काले बादलों को आकाश में बिखेर दो ताकि वर्षा हो सके। काले बादल लाते हैं ना बारिश, तुम्हारे बिना इस प्रकृति का श्रृंगार अधूरा है। जब तुम आओगी तो पेड़ पौधे हरे होंगे, तभी प्रकृति का श्रृंगार होगा। अतः तुम प्रकृति का श्रृंगार बनकर आओ और इस गर्मी से इस धरती को अपना ठंडा जल बरसाकर पावन पवित्र कर दो। हे वर्षा, तुम जल्दी आओ। तो इस प्रकार बाकी जो पद्यांश हैं उनकी व्याख्या आप स्वयं लिखोगे, प्रसंग यही लिखोगे। अब आगे हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर करेंगे। वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु होती है? कौन सी ऋतु होती है? गर्मी की ऋतु, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, इसके बाद ही वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा होगी। गर्मी के कारण प्रकृति कैसी दिखाई देती है? बहुत ही दुखी दिखाई देती है, सूखी सूखी है, पेड़ पौधे फूल सब मुरझा चुके हैं। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई देने लगे हैं? क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ने के कारण पानी सूख चुका है। सागर की दुर्बलता का क्या कारण था? दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी का। नदियों के जल का सागर में ना मिलना, क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़ चुका है। बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? वर्षा के जल में किश्तियां तैराने के लिए और वर्षा में नहाने के लिए। किसान वर्षा से क्या मांग रहे हैं? किसान वर्षा से कह रहे हैं कि वे बरसे और उनकी अनाज की कोठरियां अन्न के दानों से भर दे। बच्चों, कई शब्दों को लिखने में थोड़ी मात्रा में टाइपिंग में गलती हो जाती है, आप उसको भी ध्यान रखना। आगे हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला शब्द था बरखा, वर्षा बारिश वृष्टि, धरा धरती पृथ्वी, पेड़ वृक्ष पादप, जल पानी नीर, पंछी पक्षी खग, नभचर नभ में विचरण करने वाला, पुष्प फूल सुमन, बादल मेघ जलद जल से भरे हुए, नदी नंद नद सरिता, सिंधु सागर समुद्र, पत्थर पाषाण शिला वज्र, किश्ती नौका नाव। आगे है विलोम शब्द अर्थात उल्टे। जैसे पहला था ग्रीष्म, शीत उष्ण, कुमलाना खिलना, बिखराना संभालना, दुर्बल सबल, वियोग संयोग, मिलन बिछो। तो आशा करूंगी कि आपको अच्छी तरह से कविता की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, अपने और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।